बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज जो है वो आपका लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम पढ़ेंगे आपका जो रोल ऑफ़ आइसोलेशन इन एवोल्यूशन वाला हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ना, जिसके अंदर मैंने आपको लास्ट लेक्चर 3 की रिकॉर्डिंग सेंड की थी, जिसके अंदर आप लोगों ने आई होप सो कि एलोमेट्री वाला लेक्चर सुन लिया होगा। एलोमेट्री थी, उसके अंदर मैक्रो एवोल्यूशन और उसके फैक्टर्स थे, ऑर्थोजेनेसिस था, ठीक है। वो वाले डिफरेंट टॉपिक जो इससे पहले जो आपके सिलेबस के अंदर गिवन थे, मैंने आपको आउटलाइन भी लास्ट लेक्चर में दिखा दी थी कि हमने कितना पढ़ना है और कितना रह गया, और आपके साथ ग्रुप में शेयर भी कर दी थी, ठीक है। तो 3 चैप्टर है आपके, और आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका आज लास्ट टॉपिक है और वो है अडॉप्टिव रेडिएशन। तो स्टार्ट करते हैं अडॉप्टिव रेडिएशन को। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो पेपर से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, तो आप लोग जो है ना वो ग्रुप में मैसेज करें, ताकि जो नहीं भी मैसेज करते हैं वो भी जो है उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जो बच्चे, कुछ बच्चे हेजिटेट करते हैं कांटेक्ट करने में, तो आप लोग अगर आपस में बातें वगैरह करेंगे, ग्रुप में एक इंटरेक्शन करेंगे, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो अभी जो है अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। जिन बच्चों का आई साइट का इशू है वो अपना जो है वो और जो है वो दूसरा लॉक स्क्रीन मोड चेंज कर लें, लॉक ओरिएंटेशन अपनी चेंज कर लें। और मेरा जो है वो एक्चुअली आज लैपटॉप का इशू बना है, जिसकी वजह से मुझे मोबाइल पे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है जी। तो इसको करते हैं स्टार्ट। तो एडॉप्टिव रेडिएशन जो है वो क्या है? एडॉप्टिव रेडिएशन बेसिकली एडॉप्टिव रेडिएशन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ डोमिनेंट ग्रुप। इसके अंदर क्या होता है कि कोई एक डोमिनेंट ग्रुप जो इन्वायरमेंट में डोमिनेट करता है, वो डिफरेंट तरह के जो है वो सब ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो डिसेंडेंट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑफ लाइफ यानी कि डिफरेंट अडॉप्टिव जोन्स में चले जाते हैं। एक जो डिसेंडेंट है, एक जो मेजर ग्रुप है किसी एनिमल का, ठीक है, वो ग्रुप क्या करेगा, वो डिफरेंट एरियाज में मूव कर जाएगा। तो फिर वो जिन जिन मुख्तलिफ इलाकों में जाएगा, उन इलाकों के मुताबिक अपने अंदर स्पेशल ट्रेड्स डेवलप कर लेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं अडॉप्टिव रेडिएशन। रेडिएशन क्यों? क्योंकि एक एंसेस्टर था, वो मुख्तलिफ इलाकों में उसके डिसेंडेंट्स गए, ठीक है। कोई लेट सपोज कोई ड्राई एरिया में चला गया, कोई जो है वो ज़्यादा मॉइस्ट एरिया में चला गया, कोई रेन फॉरेस्ट में चला गया, लेट सपोज, ठीक है। यानी कि डिफरेंट एरियाज में जहाँ जहाँ उसने मूव किया, उसके अकॉर्डिंग जो जो डिसेंडेंट गया, उसने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। तो इसको रेडिएट कर गया ना एक एंसेस्टर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, तो फिर हम कह सकते हैं कि अडॉप्टेशन की और साथ में रेडिएशन हुई, तो इसको फिर क्या कहेंगे? अडॉप्टिव रेडिएशन। एक ग्रुप जो जिसके अंदर मशहूर ज़माना आपकी डार्विन वाली एग्जांपल, जिसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, एक फिंच थी, ठीक है, और वो डिफरेंट आइलैंड्स पे उसने मूव किया, उन आइलैंड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से उनके अंदर डिफरेंट तरह की बीक्स थी, क्योंकि उनका फूड डिफरेंट था। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो फूड अवेलेबल है, अल्लाह ताला जो ऑर्गेनिज्म है उसको वैसे बनाया हुआ है, ठीक है, वैसे मॉडिफाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू साइंस, क्योंकि एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से इसको क्या कहेंगे? एडॉप्टिव रेडिएशन, ठीक है जी। तो ये इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? ये जो कॉन्सेप्ट है टर्म रेडिएशन वाज यूज्ड बाय एच.एफ. ऑसबॉर्न 1902 के अंदर उन्होंने ये जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था फॉर एक्सप्लेनिंग एवोल्यूशन। इसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जिसके अंदर से जो फर्स्ट वाली है वो डार्विन की फिंचेस की एग्जांपल है। इसमें हम सबसे पहले गैलापागोस आइलैंड जो है उसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे, और उसके बाद जो है फिंचेस और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट एग्जांपल है आपकी, और भी 2-3 पढ़नी है। इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ स्पीसिएशन। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट तरह की कॉम्प्लेक्स फोर्सेस, जिसके अंदर आइसोलेशन है, कंपटीशन है, अडॉप्टेशन, ये क्या करती हैं? ये वो फोर्सेस है जो कि अडॉप्टिव रेडिएशन को इंट्रोड्यूस कराती हैं। और स्पीशी लेवल के ऊपर इंट्रोडक्शन होता है इसका एवोल्यूशन का। जो बेसिकली जो फिंचेस हैं वो एक बर्ड है जो कि बिलोंग करता है बहुत बड़ी बर्ड्स की फैमिली से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिंजीलिडाए। आप अक्सर देखेंगे एई का टर्म जब एनिमल्स की फैमिलीज, आपको पता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, डिफरेंट तरह के टैक्सा होते हैं। तो ये जो है ना, ये फैमिली जो लिखा हुआ है ना, ये उसी टैक्सा को रेफर कर रहा है कि ये जो बर्ड है वो बेसिकली कौन से टैक्सा से बिलोंग करता है, ठीक है। एज एन एमसीक्यू इसको अपने जहन में रखें। और ये जो है ना आइलैंड पे इकेंटोडोस आइलैंड जो है, इकेंटोडोस आइलैंड जिसको हम गैलापागोस आइलैंड कहते हैं, उसके अंदर जो है ये स्पीशीज इनहेबिटेड थी पैसिफिक ओशन के पास, पैसिफिक ओशन में। आपको पता है ना आइलैंड किस तरह का एरिया होता है, जिसके इर्द गिर्द पानी होता है,
ठीक है, तो यहाँ पे वो हवाला दे रहे हैं कि पैसिफिक ओशन है उसकी सराउंडिंग में। डार्विन ने जो है वो नेचुरल सिलेक्शन का जो आइडिया लिया था वो उसने इन्हीं छोटे छोटे परिंदों को पढ़ के लिया था। ये था जिसका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं गैलापैगस आइलैंड की तरफ। गैलापैगस जो आइलैंड है थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। जो गैलापैगस आइलैंड है, डेविड लैग जो है, डेविड लैग 1969, डेविड लैग उन्होंने क्या किया था, एनालाइज किया फिनोमेना ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन ऑफ डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस से रिलेटेड जो अडॉप्टिव रेडिएशन है वो किसने पढ़ी थी, डेविड लैग ने पढ़ी थी। गैलापैगस आइलैंड जो है वो तक इक्वेटर के ऊपर 600 मील जो है वेस्ट में, साउथ अमेरिका के वेस्ट में जो है ये गैलापैगस आइलैंड मौजूद है। यहाँ पे आपको टर्म नज़र आ रही होगी आर्कीपिलागो की। जब बहुत सारे डिफरेंट आइलैंड जो है ना वो किसी एक चेन में मौजूद होते हैं ना, यानी कि 3 4 5 इकट्ठे, तो उसको आर्कीपिलागो रेफर किया जाता है। तो कहते हैं इस आर्कीपिलागो में 5 बड़े आइलैंड थे जिसमें से 19 स्मॉलर थे और 47 रॉक्स थे। और ये जो सारे निकले थे ये किसी इनका जो बेसिकली ओरिजिन है, ये सारे बने कैसे थे, इनका वोल्केनिक ओरिजिन है। कैसा ओरिजिन है क्लास, वोल्केनिक ओरिजिन है। जो राइटर कहते हैं कि ये कभी भी जो है वो मेन लैंड ऑफ साउथ अमेरिका से कनेक्टेड नहीं थे। ओके, ये इसमें आपने गैलापैगस आइलैंड जो है इसका इंट्रोडक्शन। क्लास पता क्या, एमसीक्यूज़ के लिए आप ना पूरा टॉपिक गो थ्रू किया करें, हर चीज़ पढ़ा करें। और बाकी जो आपने क्वेश्चन के लिए एडजस्ट करें ना, आपको पता है 20 मार्क्स का जो है अमूमन आपका जो जीसी की तरफ से पेपर होता है उसके अंदर फाइनल्स में 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एक लॉन्ग तो आप इतना उसको पढ़ लें कि आप उस लॉन्ग के अंदर उसको एडजस्ट कर लें। मैं ये नहीं कहती आप सारा सारा जो है वो याद करें, रट्टा मारें, अपने वर्ड्स में करें और पॉइंट्स बना लिया करें ताकि जो है वो आपके लिए आसानी रहे। और लेक्चर को ज़रूर साथ साथ जो है ना वो पॉइंट्स, जैसे अब हम पढ़ रहे हैं, आप एडॉप्टिव रेडिएशन की जो है वो हेडिंग बनाएं और जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो उनको लिखें और अंदर मेन पॉइंट्स की जस्ट एक नेम लिखते जाएं। ठीक है, पूरी लाइन तो सारे लेक्चर के दौरान लिखना मुश्किल हो जाता है। इससे क्या होगा, आप इंगेज रहेंगे और मेमोराइज़ करना भी आसान होगा। तो उसके बाद हम चलते हैं गैलापैगस आइलैंड के बाद डार्विन फिंचेस की तरफ। अभी जो प्रेजेंट डे फिंचेस देखते हैं ये आगे जी हम फिंचेस पे, यार जो प्रेजेंट डे आप डार्विन की फिंचेस देख रहे हैं बेसिकली एक ना छोटा सा स्पैरो जैसा बर्ड था, उसके अंदर से ये सारे डिसेंड हुए हैं। ये सब मिलके ना साउथ अमेरिका के मेनलैंड पे रहा करते थे। फिर इनके एंसेस्टर जो है ना उन्होंने ना हिजरत की गैलापैगस आइलैंड की तरफ। जब लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे क्या था कि अर्ली कॉलोनिस्ट वो जो यानी कि ये जो मुहाजिर जो गैलापैगस आइलैंड पे गए हैं, फर्दर आगे इनके अंदर से वो 14 मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो है ना वो निकली थी फिंचेस की। उसमें से 13 जो है वो गैलापैगस आइलैंड के अंदर ही रह रही थी और बाकी जो है ना वो एक वो कोकोस आइलैंड जो है उसके ऊपर उसने वहाँ पे वो नज़र आई। वन इज़ फाउंड इन कोकोस आइलैंड जो कि, और वो कहाँ पे है, वो गैलापैगस जो आइलैंड है उसके नॉर्थ ईस्ट में है। यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। और ये जो सारी की सारी आपको हर आइलैंड पे 13 की 13 स्पीशीज़ सारी नहीं मिलेंगी। और ये जो 14 स्पीशीज़ हैं ये मुख्तलिफ जेनरा से निकली हैं। आपको पता है ना, जीनस जो हम टैक्सा पढ़ते हैं ये उन्हीं टैक्सा की तरफ रेफ़र कर रहा है। उसमें से एक आपको पता है स्पीशी से ऊपर वाला जीनस होता है। फैमिली जो मैंने आगे आपको बताया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग 8 9 से। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। ये जीनस स्पीशी जो लास्ट वाले 2 टैक्सा है ना, इसमें से जो ऊपर वाला है जीनस, ये वो बता रहा है कि ये जो स्पीशीज़ हैं ये बेसिकली कौन से जेनरा से निकली हैं। तो इसमें जो जेनरा है उसमें एक जियोस्पाइजा है, कैमराइंकस है, सतडी है और पिनारोलोक्सियस है। ये जो 4 है ना आपने ये जेनरा, ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें, क्वेश्चन के लिए चाहे ना भी याद करें, खैर है। ठीक है जी, ये जो है ना वो 4 जेनरा हैं जिनके अंदर से ये मुख्तलिफ 4 स्पीशीज़ निकली हैं। अच्छा जी, अब ये जो सारी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं इनके साइज़ और शेप जो है बीक का वो डिफरेंट है। ठीक है, और वो क्यों है, ज़ाहिर है उनकी फीडिंग हैबिट डिफरेंट थी। जैसा जैसा जिसके एनवायरनमेंट में फूड अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग उसने अपने आप को फीडिंग हैबिट के मुताबिक क्या किया है, अडॉप्ट कर ली, जिसकी वजह से अडॉप्टिव रेडिएशन हुई है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि वो जो डिफरेंट तरह की फिंचेस थी उसमें कुछ ग्राउंड फिंचेस थी, कुछ कैक्टियो फ्लावर पे फीड कर रही थी, कुछ जो है वो वुड पैकर फिंच थी। अब हम उनकी जो 3 कैटेगरीज है उसको पढ़ रहे हैं। अब उसमें जो ग्राउंड फिंचेस है ना वो 6 तरह की हैं। अब ये जो ग्राउंड फिंचेस हैं ये क्या है जी
6 तरह की ग्राउंड फिंचेस हैं और इनकी पास हैवी बीक्स हैं ताकि वो सीड को क्रश कर सकें। इन्होंने बीज खाना है ना, उसको फिर क्रश करने की ज़रूरत होगी। तो ये जो स्पीशीज़ हैं ये मेनली इनकी डाइट क्या होगी, जो वो वाला सीड जो कि ग्राउंड पे पाया जाए। इनमें जो सीड ईटर फिंचेस हैं उनमें 3 तरह की हैं, एक स्मॉल बीक छोटी चोंच वाली, एक मीडियम साइज़ वाली और एक लार्ज वाली बीक रखती है। तो इसके अंदर आपको ब्रैकेट में नेम भी नज़र आ रहे होंगे, जियोस्पाइज़ा फोर्टिस, जियोस्पाइज़ा मैग्नीरोस्ट्रिस और जियोस्पाइज़ा जो है, ये जो आपको नज़र आ रहा है जियोस्पाइज़ा, ये बेसिकली जीनस का नाम है। आपको पता है ना, स्पीशी नेम जो होता है वो 2 नेम पे कंसिस्ट करता है। उसमें फर्स्ट जो है वो बताता है कि इसका जो जीनस है वो कौन सा है, और सेकंड जो नेम होता है वो बताता है स्पीशी कौन सी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फुलिजिनोसा जियोस्पाइज़ा फुलिजिनोसा लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मैं हाईलाइट करती हूँ, ये वाला, ये जियोस्पाइज़ा फ्यूलिजिनोसा लिखा हुआ है, इसमें जियोस्पाइज़ा जीनस है और फ्यूलिजिनोसा जो है वो स्पीशी नेम है। ठीक है, आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है ना, जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि फर्स्ट जो है जीनस और सेकंड स्पीशी नेम होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वगैरह दे अकर टुगेदर इन कोस्टल वेटलैंड ऑफ, अच्छा जो है ना आइलैंड का जो साहिली इलाके, आपको साहिली इलाके मिलेंगे। कोस्टल कहते हैं जो साहिली एरिया होता है, जो पानी के साथ वाला होता है। अब वो जो लो लैंड यानी कि जो फ्लैट एरिया है, अब जो साहिली इलाका है ना वो यानी कि जिस तरह बीच हो गई, बीच जो है वो साहिली कंसीडर होती है, साहिल के साथ में होती है ना। उसके अलावा जो मार्शी एरिया होता है, दलदली, जिस तरह एक ऐसा इलाका यहाँ पे थोड़ा सा पानी है लेकिन वो शैलो है, इतना डीप नहीं है, और थोड़ा सा वो लैंड का एरिया, इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम मार्शी एरिया बोलते हैं। ये वाले जो डिफरेंट पोर्शन है ना, एस्चुअरीज वगैरह, इनको हम कहते हैं कि ये साहिली पट्टी है या साहिली इलाका है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो कोस्टल का जो फ्लैट वाला पोर्शन होगा ना, वहाँ पे ये देखने में आई है। इनमें से हर स्पीशी जो है उसकी फीडिंग जो है वो किस तरह की है, सर्टेन साइज़ है, हर एक डिफरेंट तरह का खाती है। मिसाल के तौर पे अब जो ग्रास वाली है, अब जो ग्रास पे फीड करती है उसकी छोटी है। अब जिसने ज़रा हार्ड किस्म की चीज़ खानी, फॉर एग्जांपल जो फ्रूट है वो घास से ज़्यादा हार्ड है, तो उसको नेचर ने उसके अकॉर्डिंग लार्ज बीक दी हुई है। ठीक है जी, ये थी सीड ईटर फिंच। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास ये वाला आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, फीड ऑफ फ्लावर ऑफ कैक्टी, यानी कि जो है ना कैक्टस का जो फ्लावर होता है उसको खाते हैं। और किसको खाएंगे, प्रिकली पियर कैक्टी के जो फ्लावर्स हैं उसको। इसमें जो कैक्टस ईटर है ना, उसकी जो बीक है वो किस तरह होगी, डी कर्व शेप होगी। ये जो है ना आपको डिफरेंट तरह की बीक से आपने जूम करके जो है अपने PDF पे देखनी है। आपके पास बुक है ना, सबके पास ग्रुप में पड़ी हुई है। तो इसके आप कलरफुल इमेजेस भी निकाल सकते हैं। अगर आप स्केचिंग करना चाहते हैं पेपर में ज़रा अच्छे इंप्रेशन के लिए, 2-4 स्केचिंग कर लें, सारी ज़रूरी तो नहीं है, आप बस अच्छा इंप्रेशन आए, ज़रा जो स्पेसिफिक वाली हैं उनको हाईलाइट करके ज़रा ग्रुप में बना दें। ये ज़रा डल तरह से बनी हुई है, आप कलरफुल इमेज जो है इसका गूगल से निकाल लें और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से चीज़ आती है। जो भी आप लेक्चर के पॉइंट्स बना रहे हैं ना, इधर ही साइड पर आप वो बीक्स भी बाद में बना लें लेक्चर के बाद। ठीक है जी। अच्छा हाँ, जी जो है ना ये क्या करते हैं, द कैक्टस ईटर पोजेस के बाद डी कर्व बीक होती है, और बी इनकी जो बीक होती है, जो आम तौर पे फ्लावर ईटिंग बर्ड होता है ना उसकी निस्बत ये जो बीक होती है ज़रा मोटी होती है, थिकर होती है। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो है ना वो है हमारे पास ट्री फिंचेस की। ये जो ट्री फिंचेस होती हैं ये क्या करती हैं, इनके अंदर अब 2 तरह की कैटेगरी, एक वुड पैकर फिंच है और एक वॉबलर फिंच है। इनका नाम वुड पैकर और वॉबलर क्यों रखा हुआ है, वॉबलर परिंदा है, वुड पैकर बर्ड है, तो क्योंकि ये उससे रिजेंबल करती है, फिंच जो स्पैरो लाइक परिंदा ये उससे रिजेंबल करेगा वुड पैकर से। तो इन जो वुड पैकर है, अगर आपने देखा हो कभी कि उसकी लंबी सी स्टाउटी सी जो है ना उसकी बीक होती है, जिसके ज़रिए से वो ना अक्सर दरख्तों के अंदर होल कर रहा होता है। तो ये जो वुड पैकर फिंच है ना, ये भी ऐसे ही करती है। ये क्या करती है, इसको बहरहाल इसके पास वुड पैकर जैसी ना लंबी ज़ुबान नहीं होती, लॉन्ग टंग लॉन्ग टंग ऐसे लिखा हुआ है, लंबी ज़ुबान जो है ना वो इसके पास नहीं होती। तो जो वुड पैकर है ये क्या करेगा कि इस बेसिकली इसकी जो डाइट होती है, इसकी जो न्यूट्रिशन होती है ना वो होती है इंसेक्ट का लार्वी। सारे इंसान क्यों खाना खाते हैं, आप लोग क्यों फूड लेते हैं, अपनी जो है वो अपनी मशीन जो है ना उसमें पेट्रोल डालने के लिए, आपकी जो बॉडी है उसमें पेट्रोल क्या न्यूट्रिशन है। तो ऐसी जो है उसका न्यूट्रिशन क्या है, उसकी इंसेक्ट की जो है वो लार्वी जो है, लार्वा तो ना इंसेक्ट की जुवेनाइल स्टेज होती है, यानी कि वो पहले छोटा सा लार्वा होता है, फिर वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, वो बड़ा इंसेक्ट बनता है। तो जूनियर जुवेनाइल स्टेज लार्वी उसको वो इसकी डाइट है। तो ये क्या करता है, कैक्टस की कोई ट्विग वगैरह लेके ना उससे उसको पोक आउट करेगा उसको। और कहाँ से करेगा, एक्सकेवेटेड क्रेविस, ये लफ्ज़ क्या है, क्रेविस, यानी कि जो आपने अक्सर देखा हो दरख्तों में जो होल होते हैं, ठीक है, ये उसको रेफर कर रहे हैं कि उसके अंदर से ये जो है ना वो अपनी डाइट ले रहा। कौन ले रहा है जी, वुड पैकर फिंच। और ये मैंने वुड पैकर फिंच का सारा बताया। वॉबलर नीचे है, ये वॉबलर फिंच सेकंड वाला, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। ये क्या करेगा
बेसिकली ना इसकी जो फॉर्म और हैबिट है ना, जो आम वॉबलर बर्ड है उससे मिलती जुलती है। ये ज़रा स्लेंडर होता है, वॉबलर लाइक इसकी बीक होती है, और ये छोटे छोटे कीड़े जो झाड़ियों वगैरह में होते हैं ना, उनको ये पिक करता है। बुश कहते हैं झाड़ी को। आगे फिश की क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये हमने 3 कैटेगरीज पढ़ ली। हमने अभी फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो वो कह रहा है कि इनको जब ग्रुपिंग की जाती है, ज़्यादा रिजेंबलिंग जो क्लोज रिजेंबल करते हैं उनको एक दूसरे के करीब रखा जाता है ग्रुपिंग के अंदर। तो कहता है ये जो ग्राउंड फिंच है ना, जिसको जियोस्पाइजा जीनस के अंदर रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये जो ग्राउंड फिंच है ना, आपस में ट्री फिंच की निस्बत ज़्यादा मिल रही थी। ज़ाहिर है उनका इन्वायरमेंट सेम है, तो उनकी अडॉप्टेशन ज़्यादा मिलती होंगी, एक दूसरे से ज़्यादा रिजेंबल करती होंगी, तो उनको जो है वो एक जीनस दे दिया जियोस्पाइजा। और जो ट्री फिंट है उनको जो है कैमराइकस के अंदर रखा हुआ है। और अब जो डार्विन साहब की जो फिंचेस हैं, उनका नाम जी क्या रखा हुआ है? इको इंसुलर रेडिएशन। उसको क्या कह रहे हैं? इको इंसुलर रेडिएशन बोल रहे हैं डार्विन फिंचेस को। और ये जो है वो हमें एविडेंस प्रोवाइड करती है कि एक नई स्पीशी का ओरिजिन कैसे होता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन से। जियोग्राफिकल का पता है ना, जियो का मतलब होता है ज़मीन, तो जियोग्राफिकल यानी कि ज़मीन के मुख्तलिफ खित्ते, और आइसोलेशन का मतलब अलहदा हो जाना। तो ये एक फिंच जो कि डिफरेंट मेनलैंड से सेपरेट होकर डिफरेंट इन्वायरमेंट में उन्होंने मूव किया है, उनकी जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गई ना, ज़मीनी तौर पे वो एक दूसरे से खित्ते के हिसाब से वो अलहदा हो गए एक दूसरे से। तो इसलिए वो कह रहा है कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ये थी जो हमारे डार्विन वाली एग्जाम्पल। इसको अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ईजी और बहुत मज़े का है वैसे ये चैप्टर आपका। मजाक से अलावा क्लास आपकी जो एवोल्यूशन की बुक है बहुत ईजी है और मज़ेदार भी है, बोरिंग बिल्कुल नहीं है। देखिए ना कैसे हम डिफरेंट स्पीशीज़ पढ़ रहे हैं और कैसे वो कनेक्टेड हैं, और किस बेस पे हमने उसको जीनस में रखा हुआ है, स्पीशी में रखा हुआ है, उनकी बीक्स वगैरह देख रहे हैं, उनकी डाइट देख रहे हैं, और स्टोरी फॉर्म में। ऐसा कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और बाकी वर्ड्स की डिफिकल्टी रही वो तो आपके साथ से क्लियर हो ही रही है ना। अच्छा जी, हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। इसके अंदर जो है ना वो हम लोग देखने लगे हैं जी कलर कौन सा करें? ब्लू कर लेते हैं। अब जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं वो जी पेंगुइन्स की पढ़ने लगे हैं कि पेंगुइन्स में जो रेडिएशन है वो जी सिम्पसन ने 1953 में ये देखा था कि जो व्हेन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक नए अडॉप्टिव जोन में जाता है जहाँ पे अनऑक्यूपाइड है, यानी कि वहाँ पे पहले से कोई नहीं है। ऑक्यूपाई का मतलब तो ना कब्जा करना, तो अनऑक्यूपाइड यानी कि ऐसी और स्पीशी वहाँ पे नहीं है। तो जब वो एक नई स्पीशी मैटर हुई, इसमें इसके अंदर जो है वो पेंगुइन के एग्जाम्पल को डिस्कस करता है कि जब ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी अडॉप्टिव जोन में जाते हैं तो वहाँ पे रैपिड बस्ट और स्पीसिएशन होता है, और वो यानी कि वो जब नए अडॉप्टिव जोन में जाएंगे उसके अगर अडॉप्ट करेंगे तो बस्ट और स्पीशी यानी कि वो एक नई स्पीशी बन जाएगी। ऑब्वियसली क्लियर सी बात है, हम लोग फर्स्ट लेक्चर से पढ़े हैं। तो सिम्पसन जो है उसने अडॉप्टिव रिलेशन दिखाई पेंगुइन्स के अंदर। कहते हैं पेंगुइन जो है ना उनके 3 जोन है। कौन कौन सा? एरियल वाला, एरियल और सबमेरीन वाला, और सबमेरीन फ्लाइट, 3 है। और इसमें जो है ना वो ये जो 3 जोन के अंदर अडॉप्ट किया पेंगुइन्स ने अपनी लाइफ को क्लास, वो किस प्रोसेस के थ्रू किया? ये एवोल्यूशन के अंदर हुआ, और उसमें से एक जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है जी, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कौन सी एक्सटिंक्ट हो चुकी है? जो एरियल फ्लाइट जोन है या सब जोन है वो जो है ना वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है जी। इसमें आपने सिंपल सी सिलेक्ट सी ये चंद लाइंस कर लेनी है टॉपिक के अंदर, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्लास आपके क्वेश्चन में हेडिंग्स और पॉइंट्स और डायग्राम्स होती है ना, एग्जामिनर के ऊपर, प्रोफेसर जो पेपर चेक करते हैं ना उनके ऊपर उतना ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जब हम लोग यूनिवर्सिटी लाइफ में थे हमें भी हमारे प्रोफेसर हमेशा ऐसे ही कहा करते थे कि यू हैव टू मेक डायग्राम्स, यू हैव टू मेक पॉइंट्स, वी आर गोना गिव मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सो द वन हु इज़ गोइंग टू चेक योर पेपर वुड ऑल्सो बी अ प्रोफेसर, वो भी इन चीज़ों को प्रेफर करेगा, ठीक है जी। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है हर पेपर में, चाहिए नहीं कि एवोल्यूशन के लिए हर पेपर में आप लोग प्रेफर करें, आप लोगों के लिए जनरल पेपर टिप है, ठीक है जी। पेपर आपके सर पे हैं। अच्छा जी, हम नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो मूव करते हैं रिप्टाइल्स की एग्जांपल की तरफ। रिप्टाइल्स जो हैं, अडॉप्टिव रेडिएशन इन रिप्टाइल्स जो हैं इनका हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पढ़ा आप लोग सारा लें, लेकिन इसका भी वही है कि आप सेलेक्टिव से करें। रिप्टाइल जो है वो फॉसिल रिकॉर्ड इसके देखिए पेंसिल्वेनियन टाइम्स। आपको पता है ना जियोलॉजिकल टाइम्स होते हैं जैसे कैम्ब्रियन टाइम, और ये जो आप पढ़ते हैं पेंसिल्वेनियन टाइम जो लिखा हुआ है, डिफरेंट जियोग्राफिकल जो है ना वो टाइम जोन्स हैं, यानी कि अभी अर्थ से जब से बनी तब से लेकर जितने टाइम है ना उसको जियोलॉजिस्ट ने जो है ना वो डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, ग्रुप में मुझे पता लगे किस किस बच्चे ने लेक्चर सुना है। अब जिसने लेक्चर सुना है उसने ग्रुप में ज़रूर ये मैसेज भेजना है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो ब्रिजिंग वाले स्टूडेंट है 14 तो होंगे, ठीक है, इसका मतलब 14 मैसेज आने चाहिए। आप सब ने मुझे बताना है कि ये जो अभी जो हम जिस टाइम में रह रहे हैं कौन सा जियोलॉजिकल टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। क्या क्रिटेशियस टाइम चल रहा है, कैम्ब्रियन टाइम चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है, ठीक है। जो अभी चल रहा है वो वैसे सी से स्टार्ट होता है, और उसके अंदर से कौन सा स्पेसिफिक जो पीरियड है ना वो हम जिसके अंदर अभी हम रह रहे हैं वो कौन सा है, ठीक है। आपको करंट नॉलेज होना चाहिए ना, एक छोटी सी असाइनमेंट आपकी। और ये आप सब ने जिसने लेक्चर सुन लिया उसने ग्रुप में मैसेज करना है, चाहे पेपर से 2 दिन पहले ही आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी।
कहाँ पे थे? अच्छा जी, वो कह रहा है जो एडॉप्टिव रेडिएशन है रिप्टाइल्स की वो कब हुई? परमियन से क्रिटेशियस जो टाइम पीरियड है ना, परमियन से क्रिटेशियन के पीरियड के दौरान जो है ना, इन 2 टाइम ड्यूरेशन के दौरान रिप्टाइल्स के अंदर एडॉप्टिव रेडिएशन हुई। तो रिप्टाइल ने सबसे ज़्यादा जो थ्राइव किया, सबसे ज़्यादा जो ग्रो किया वो मीसोज़ोइक इरा के अंदर किया, और इसको क्योंकि सबसे ज़्यादा वो इसके अंदर ग्रो किया, इसका नाम ही साइंटिस्ट ने क्या रख दिया जी, एज ऑफ रिप्टाइल्स रख दिया। और वो रिप्टाइल्स के अंदर ये जो मेगा एवोल्यूशन आई, आपको पता है ना, एक थायोसॉरस हमने पहले भी पढ़ा था, जो एक ऐसा रिप्टाइल था जो कि मछली की तरह लगता था और पानी में रहता था, लेकिन है वो रिप्टाइल था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको दिखाया भी था आई थिंक। तो वो तो ना मछली की तरह ही लगता है, और वो उसकी अडॉप्टेशन भी वैसी है, पानी में रहने वाला रिप्टाइल। ठीक है, आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, लेकिन यस क्लास, एम्फीबियंस रहते थे पानी में, ठीक है, लेकिन रिप्टाइल्स भी ऐसे हैं थे जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं, अब नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग लगता है ना कि पहले किस तरह की क्रिएचर एग्जिस्ट करती थी, हम उनको स्टडी करें, कैसे टाइम ने एवोल्यूशन आया, कैसे मॉडिफाई होगा। इंटरेस्टिंग है ना क्लास की सारी बातें। तो वो कह रहा है कि अब जो ऐसे क्या फीचर्स थे कि मेगा एवोल्यूशन, ये जो एक्वेटिक से वो टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल अपना उन्होंने जो लैंड के ऊपर शिफ्ट हुए, किन चीज़ों ने सपोर्ट किया? उसमें जो डिफरेंट एक लिखी हुई, एक तो कहता है परिंदों की तरह जो है ना उन्होंने एमनियोटिक एग्स अपने अंदर डेवलप किए, और दूसरा उनके एग्स को एम्फीबियंस या दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह पानी में इमर्स करके रखने की जरूरत नहीं थी सर्वाइवल के लिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि बेसिक जो स्टॉक है रिप्टाइल का वो था कोटिलोसोरिया, जिससे ये सारे स्टेम रिप्टाइल्स, यानी कि जहाँ से बेसिकली फर्दर डिफरेंट वैरायटी निकली। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो हम बचपन से जिसको हम लोग सुनते आ रहे कार्टून्स वगैरह के अंदर, डायनासोर्स बट कितने इंटरेस्ट से हम लोग कार्टून्स देखा करते थे डायनासोर्स वाले। आप में से स्टिल कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो देखते होंगे कार्टून्स वगैरह, तो क्योंकि हमारी क्लास में तो थे ऐसे। दे रूल्ड अवर द लैंड्स अंटिल क्लोज ऑफ मीसोजोइक इराम, जो है जैसा कि हमने ऊपर भी कहा है वो एज ऑफ रिप्टाइल्स था, तब तक इन्होंने फुल राज किया है जो है ना अर्थ के ऊपर। उसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो अब डायनासोर्स है ना, हम हमेशा से सोचते हैं कि शायद सारे जो डायनासोर्स है ना वो इंसानों को खाने वाले बड़े खूनख्वार और कार्निवरस, लेकिन इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि सारे जो है डायनासोर्स है ना वो नहीं खाते, सारे गोश्तखोर नहीं है, कार्निवरस नहीं है। उसमें से जो है ना, ये आपके नीचे नज़र आ रहा होगा, दे वेरिड इन साइज बॉडीली फ्रॉम, इनकी फूड हैबिट्स जो है वो वेरी करती हैं, और इनका साइज़ भी जो है वेरी करता है। उसमें से जो कार्निवरस वाले कौन से, जाइजेंटिक टायरानोसोरस जो है ना वो थे जी गोश्तखोर, और उसमें से कुछ प्यारे मासूम वाले वेजिटेरियन भी थे। ठीक है जी, जिनका नाम क्या है, जिसमें द अदर्स वर वेजिटेरियन लाइक फीबल टूथ बट एलिफेंटाइन ब्रोंटोसॉरस। ठीक है, और उसके बाद बल्कि बॉडी ऑफ ब्रोंटोसॉरस कितनी थी, तकरीबन 30 टन के करीब उसका वेट था, और हाइट जो थी उसकी जो कितनी थी, 70 फीट। ओहो हो। और एक और मज़े की बात यह है कि सारे डायनासोर्स जो है ना वो बड़े वाले नहीं होते, उसमें से कुछ जो है ना वो छोटे से होते हैं, और फनीली वो चिकन के साइज़ के डायनासोर्स भी हैं। क्यूट क्यूट है ना क्लास, कि चिकन के साइज़ के डायनासोर्स भी हैं। तो मेरे लिए तो ये बड़ी नई बात है जब मैंने पढ़ा था, और मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। अच्छा जी, नेक्स्ट उसमें मूव करते हैं कि डायनासोर्स वर नो बिगर देन चिकन्स। सम डायनासोर्स स्टोर्ड ऑन 2 फीट, अदर हैव रिवर्टेड टू 4। कुछ के पास 2 थे और कुछ के पास 4 थे, और एक्सीडिंगली लॉन्ग नेक्स्ट थी सर्टेन डायनासोर्स की। जाहिर है उनको उनके एनवायरनमेंट में फिट करवाने के लिए लॉन्ग ट्रीज जो है, कार्निफरस ट्रीज, उनके फीड वगैरह लेने के लिए जो है उनके अंदर ये मॉडिफिकेशन थी। अच्छा, इसके अंदर से सिर्फ इतना ही आप लोग कर लें, रिप्टाइल्स वाला इतना इंटरेस्टिंग वाली बातें कर लें। और ये देखें यहाँ पे जो है ना वो रिप्टाइल्स का फर्दर दिखाया हुआ है। ये शायद आप लोगों ने ना, ये आप में से किसी ने कार्टून देखे भी होंगे, वो CN पे लगा करते थे, जिसमें ये चारों रिप्टाइल जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, मैं हाईलाइटर से दिखाती हूँ, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये चारों। ये ऐसा रिप्टाइल है जो उड़ सकता था, ये ऐसा है जिसमें से बर्ड्स इवॉल्व हुए। ठीक है, और ये जाइंट डायनासोर, ठीक है, जिसको सोरिशिया से जो है। और उसके बाद ये वाला टीरोसॉरस जो है ये फ्लाई कर सकता था। ठीक है, आर्कियोटेरिक्स, बेसिकली इन्होंने जो है बर्ड्स को इवॉल्व किया था। ठीक है, बर्ड का फॉरफादर समझ लें आप। उसके बाद ऑर्निथिशिया है, और ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं डायनासोर्स की। ठीक है, ये आपने कार्टून्स में मल्टीपल टाइम देखा होगा। इतना ही कर लें इसमें से। और और ये बर्ड्स वाला देख लेते हैं कि बर्ड्स जो हैं, ये वाला एंड अदर डिपेंडेंट ब्रांच थीकोडॉन्ट्स की जो है उसमें से बर्ड्स निकले। और बर्ड जो है वो रिप्टाइल किससे निकले, द ओरिजिन ऑफ बर्ड फ्रॉम रिप्टाइल इज रिट्रीव्ड बाय आर्कियोटेरिक्स, जो कि मैंने आपको ऊपर यहाँ पे ये वाला डायग्राम दिखाई थी। आर्कियोटेरिक्स जो है उससे निकले जुरासिक फॉर्म में,
और इसके पास फीदर्स है, और इसकी जो है ना बॉडी वो जैसे छिपकली की होती है ना, लिजर्ड लाइक टेल थी इसकी, एक तो जैसे स्लेंडर लिजर्ड लाइक टेल, छिपकली की जैसे दुम टाइप होती है ना उस तरह की इसकी टेल थी, और स्केली किस्म का स्केल्स वाला इसका हेड था, और उसके पास रेप्टाइल्स जैसे टीथ थे। ठीक है, यानी कि दोनों के इन बिटवीन समझ लें, इंटरमीडिएट जिसने गिव राइज किया आगे से बर्ड्स को। बर्ड्स का जस्ट इतना ही कर लें। उसके बाद हम लोग चलते हैं जी अडॉप्टिव रेडिशन, और ये मैमल्स ये भी रहने दे, लास्ट वाली कर लेते हैं जो मार्सुपियल मैमल्स हैं, हाँ ये वाला कर लें, बाकी छोड़ दें। आपको आपको पता है ना क्लास मैमल्स की कितनी डिफरेंट टाइप है, ऊपर यूथीरियन लिखे हुए हैं, नीचे जो है वो मार्सुपियल्स लिखे हैं। यूथीरियल जो है ना वो बेसिकली प्लेसेंटल की टाइप ही होती हैं। और आप लोगों ने जो बताना है टाइम इरा, उसके साथ आप लोगों ने एक और ये भी ग्रुप के अंदर बताना है कि जो मेन टाइप है मैमल्स की कौन सी, और ह्यूमंस कौन सी टाइप्स में फॉल करते हैं। ठीक है, इतना मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि बेसिकली 3 टाइप्स के जो है ना वो मैमल्स हैं, और आपने बताना है कि ह्यूमंस जो है वो कहाँ पे जाकर रिलेट करते हैं। ठीक है, आप सिंपली मैसेज में टाइप कर दें। ठीक है जी, अब ये जो है जी अडॉप्टिव रेडिएशन जो है मार्सुपियल मैमल्स के अंदर वो कह रहा है कि जिनके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आई थी मार्सुपियल्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया में, और इन मैनी वेज द पैरेलल द अडॉप्टेशन ऑफ प्लेसेंटल मैमल इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे प्रेजेंट अ स्ट्राइक एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल एवोल्यूशन। ठीक है जी, थस इन एब्सेंस ऑफ प्लेसेंटल मैमल मार्सुपियल्स ने डेवलप किया, और उसके अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की एग्जाम्पल्स आप लोगों ने लिख देनी है, इसमें से ढेर सारी लिखी हैं, आप इसमें से कोई भी चंद जो है वो लिख दें। जिस तरह ग्रेजिंग फॉर्म है, यानी कि जो घास वगैरह खाते हैं, उसमें कैंगरूज है, ब्यूरो करके जो खाएंगे वो मार्सुपियल मोल्स होंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल है एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं। और उसके अलावा फॉर्म जो रिजेंबलिंग ट्री एंड फ्लाइंग स्क्वायरल्स भी होती हैं, जिसमें फ्लेंजर्स और पिग्मी ग्लाइडर्स का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। उसके अलावा आर्बोरियल जो यूथीरियंस जो है उसके अंदर टेडी बियर कोआला की एग्जाम्पल लिखी हुई है। ठीक है, इसमें से आप कोई भी 3-4 जो है वो सिलेक्ट एग्जाम्पल कर लें। बस इतना ही जो है ना वो आपका होगा ये वाला टॉपिक अडॉप्टिव रेडिएशन वाला। ठीक है, ये क्लास जो आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है आज। अब हमने अडॉप्टिव रेडिएशन का इंट्रोडक्शन लिया है, उसके अंदर हमने जो है वो डिफरेंट तरह की एग्जाम्पल गैलापागोस आइलैंड पढ़ा है जिसमें डार्विन फिंचेस की एग्जाम्पल थी, और उसके बाद पेंगुइन्स वाली पढ़ी है। पेंगुइन्स वाले के बाद हमने इंटरेस्टिंग बहुत ही मज़ेदार रिप्टाइल वाली पढ़ी, जिसमें हमने डायनासोर्स का जिक्र किया है, और उसके बाद जो थोड़ा सा बर्ड्स का देखा है, और थोड़ा सा मैमल्स वाला एक देख लिया। ठीक है जी, ये आपका सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था। और उसके बाद जो है वो हम हंस रहे हैं कुछ बच्चे, हाँ प्यारा सा टॉपिक नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो जी हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका तीसरा चैप्टर बनता है, और ये आपका लास्ट चैप्टर है। मज़े की बात लास्ट जो है ना वो आपका इसके अंदर जी ठीक है, आप चाहें मैं आती हूँ। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है ना, ये लास्ट जो है ना वो आपका चैप्टर है, और इसके अंदर हम लोग चलते हैं। आपका जो फर्स्ट इसमें टॉपिक है वो है जी लेवल्स ऑफ सिलेक्शन। अब लेवल ऑफ सिलेक्शन जो है, यानी कि जो नेचर सिलेक्शन करती है वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर करती है, इंडिविजुअल लेवल पे, सेलुलर लेवल के ऊपर, तो उसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। उसको टॉप पे ले जाते हैं, ज़रा ज़रा हमें क्लियर नज़र आए जी क्या लिखा हुआ है। अच्छा, सिलेक्शन एट इंडिविजुअल लेवल। अब इंडिविजुअल लेवल पर सिलेक्शन कैसे होती है, कह रहा है कि सिलेक्शन वर्क्स डिफरेंट लेवल के ऊपर काम करती है। हम लोग देखेंगे क्या रिक्वायरमेंट है नेचुरल सिलेक्शन की इन द मोस्ट फेमिलियर सिचुएशन के अंदर, यानी कि यहाँ पे यानी कि जो मेरी जो सिचुएशंस है उसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या रिक्वायरमेंट है नेचुरल सिलेक्शन की। कहते हैं ये जो सिलेक्शन है ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, और इसके अंदर वो आपको बीटल की एग्जाम्पल दे रहा है कि कुछ बीटल जो है ग्रीन होती हैं, कुछ जो है वो ब्राउन होती हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये तो उनकी वेरिएशन हो गई। पहला पॉइंट वेरिएशन का, यानी वैरायटी किसी एक फीचर को लेके जो डिफरेंस होता है ना, यानी कि अब मिसाल के तौर पे अब आंखों के रंग की बात है, किसी का नीला है तो किसी का ब्लैक है तो किसी का ब्राउन है, ये वेरिएशन है, इसको वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंस होता है, किसी एक फीचर की डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फिनोटाइप्स होती हैं। तो पहला वो कह रहा है वेरिएशन इन ट्रेड बीटल के अंदर, कौन से ट्रेड में जी उनका कलर, क्या ट्रेड कौन सा, कलर कौन सा जी ग्रीन और ब्राउन हो सकता है।
अब वो कह रहा है कि इनके बर्थ और डेथ में ज़रा डिफरेंशियल होती है, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को नहीं सपोर्ट कर सकता। सारे इंडिविजुअल जो है वो उनके अंदर इतना जो है ना वो नहीं रिप्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट के पास इतनी सपोर्ट नहीं है कि वो हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ सेम स्पीशी के ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करे। तो उसमें क्या है, फिर सिर्फ उसी को इन्वायरमेंट सपोर्ट करेगा जिसके अंदर पोटेंशियल होगा, जिसके अंदर जो है ना वो जो इन्वायरमेंट में ज़्यादा सर्वाइव करेगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल में वो कहता है जो ग्रीन बीटल जो बीटल्स है ना वो उनको बर्ड्स खा जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स उनको आसानी से पकड़ लेते हैं। ज़्यादा बचने वाले कौन से हुए? फिर ब्राउन बच जाते हैं। तो फिर ज़्यादा जो हेरिडिटी होगी, जो जेनेटिक डाटा ट्रांसफर होगा, वो किसका होगा? ब्राउन वाले का ज़्यादा होगा। एज अ रिजल्ट ब्राउन वाले की ऑफस्प्रिंग ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी अडॉप्टेशन है, उसके कलर की वजह से वो शिकारी उसको कम कैच कर पाता है। ठीक है, इस तरह इंडिविजुअल लेवल सिलेक्शन है। सेकंड जो है जिस सेलुलर लेवल पे सिलेक्शन होती है, इसके अंदर भी वही तीन फीचर्स हैं, वेरिएशन वाला और डिफरेंशियल बर्थ एंड डेथ और हेरिडिटी वाला। ये तीनों इसमें पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो अपना कहते हैं ये जो ट्रेड्स होते हैं आर नॉट यूनिक टू पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल्स के लिए यूनिक नहीं होते। फॉर एग्जांपल कहते हैं एक आप लीवर के ग्रुप का जो है सेल्स जो है ना उनको इमेजिन करें, सारे लीवर की सेल है, अब लीवर एक ही तरह के सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो वो उसके अंदर अब उसमें वेरिएशन है। कैसे कहता है उसमें से किसी एक में जो है ना वो म्यूटेशन आ जाएगी। अब जो म्यूटेशन आएगी तो उसमें से जो सेल है उसके अंदर म्यूटेशन की वजह से जो जो ग्रोथ रेगुलेट होने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, चांस म्यूटेशन वाले ज़्यादा ग्रो करेंगे तो वही डीएनए आगे जाएगा, जो कि म्यूटेंट वाला है, ख़राब वाला है, वो डीएनए आगे जाएगा तो क्या होगा। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जिनके पास म्यूटेंट डीएनए है वो क्या करें, कैंसर काजिंग सेल्स होंगे। ठीक है जी, इट मे टेक अवर इट काज लीवर टू मेल फंक्शन कहते हैं, यानी कि लीवर के जो काम कर रहा है ना उसमें काम करने में ख़राबी आ जाएगी। ठीक है, और तो उससे क्या हो, कहता है जो ये जो सिलेक्शन है, दिस सिलेक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर। उसकी बॉडी में कैंसर बनेगा। लीवर का कोई एक सेल डैमेज होता है तो ऑब्वियसली उसमें म्यूटेशन आ गया तो ऑब्वियसली कैंसर ही बनेगा ना उसके अंदर। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरह के उनके सेलुलर लेवल के ऊपर इस तरह के ऑपरेशन चल रहे होते हैं। और बहुत ये डेट्रीमेंट जो अगर जब सिलेक्शन जब इस तरह सेलुलर लेवल पे होती है उसके एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे द एडवांटेजेस फॉर अ सेल लीनिएज रेप्लिकेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल कैन बी डिसएडवांटेजियस फॉर अ होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, अंडरस्टूड है। सिंपल सी बात है ना क्लास, कि जब बहुत ज़्यादा वो लीवर मेल फंक्शन हो गया, मेल फंक्शन होने से क्या होगा, सेलुलर लेवल पे उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। परफॉर्मेंस ख़राब होगी तो क्या होगा, ये पूरे जानवर के लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है सिलेक्शन एट स्पीशी लेवल जो है उसके ऊपर भी सिलेक्शन होती है। अच्छा, ट्रेड्स की वेरिएशन दिखाई है। कुछ स्पीशीज़ जो है वो पैची डिस्ट्रीब्यूशन शो करती हैं और कुछ जो है ना वो अनइंटरप्टेड डिस्ट्रीब्यूशन शो करती हैं। पैची यानी कि वो किसी एक जो है ना वो मुख्तलिफ खित्ते जगह मुख्तलिफ जगह पाई जाएंगी। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहे हैं, कुछ इतने से हिस्से में है, कुछ इस हिस्से में है, कुछ इस हिस्से में है। लेकिन जो अनडिस्ट्रप्टिव वाली है उसके अंदर क्या है, वो सारी की सारी जो है वो एक ही पैच पे सारी मौजूद हैं। ठीक है, वेरिएशन आ गई। अब वो कहता है कि इनके जो स्पीशीज जो पैची डिस्ट्रीब्यूशन में है ना वो उसका चांस है कि वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, उसमें स्पीसिएशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा। ठीक है, डिफरेंट इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो उसके अंदर चांस है कि वो माइक्रो एवोल्यूशन यानी कि जेनेटिक एलील फ्रीक्वेंसी स्टोर करते जाएं और फिर करने की वजह से माइक्रो एवोल्यूशन की वजह से जीन की जो एलील की फ्रीक्वेंसी है चेंज होने की वजह से क्या होगा जी, माइक्रो एवोल्यूशन हो जाएगी, यानी कि स्पीशी बन जाएगी नहीं। और वो किसके अंदर होगा, एज उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस ग्रुप के अंदर जो कि क्या कर रहा होगा, जिसके अंदर पैच की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी कि पैच की फॉर्म में जगह जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, किसी एक जगह झुरमट लगा के नहीं मौजूद होंगे। ठीक है, कि झुरमट लगाएंगे तो चेंज कैसे आएगा है। तो इसमें वो कह रहा है कि स्पीशीज विद पैची डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टू स्पीशिएट इनटू लीनिएज विद सिमिलरली पैची डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है जी, बस इसके अंदर जो है वो इतना ही कर लें। हेरिडिटी वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जी हमारे पास बस इसको इतना ही रखें। ये तीन जो है वो हमने टाइप्स कर लिए हैं। कौन कौन सा हमने पढ़ा है जी, सिलेक्शन एट सेलुलर लेवल, स्पीशी लेवल और इंडिविजुअल लेवल। ये जो हमने तीन एग्जांपल देख लिए हैं इसकी। और उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप्स एंड सिलेक्शन पैटर्न्स वाला। ठीक है जी, ये था आपका लेक्चर, छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा लेक्चर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट, जिसके अंदर हम लोग टाइप्स और सिलेक्शन पैटर्न पढ़ेंगे।